वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मेगा गाइड। तो पहले हम लोग रिकैप करते हैं, उसके बाद आज के लेक्चर करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे, लाइक डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, और फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम लोग डेंसिटी और मास डेंसिटी को स्टडी किए थे। इन सब चीज़ों को हम लोग स्टडी किए थे और उसके बेसिस पर हम लोग एनालिसिस किए थे कि कौन सी फ्लूइड वाटर से हैवी होगी और कौन सी लाइट। तो आज की जो हमारा टॉपिक हो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम के अंदर आज हम लोग स्टडी करेंगे कि कॉन्टिन्यूम की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम इसको क्यों स्टडी करते हैं, किस केस में ये एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल हो तो उसकी कंडीशन क्या होगी। इन सब चीज़ों को आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एजम्पशन को देखते हैं। मास इज कंटिन्यूसली प्रेजेंट विदाउट एनी स्पेस, या ये बोल सकते हैं फ्लूइड इज कंटिन्यूअस और नो वॉइड। अब ये क्या कहना चाह रहा है, जरा इसको समझो कि एजम्पशन हमने ये लिया है कि जो फ्लूइड के अंदर जो मास होगी वो कंटिन्यूअस होगी विदाउट एनी स्पेस। फ्लूइड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच क्या हमें मानना है कि गैप नहीं होगी। गैप नहीं होगी मीन्स क्या, वॉइड नहीं होगी, या उसी को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस होगा। तो ये तो एजम्पशन यहाँ तक हमने डील किया, लेकिन अब ये बात आ रही है कि हमें इसको पढ़ने की जरूरत क्यों आ गई, इसकी नीड, कंटिन्यूम की नीड क्यों आई। Continuum is needed so that properties can be defined as a continuous function of space variable। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहा है किसकी फॉर्म में, कंटिन्यूअस फंक्शन की फॉर्म में, किसके, स्पेस के रिस्पेक्ट में। इसलिए हम लोग इसको स्टडी करेंगे। अब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रही है देखो, जैसे लाइक डेंसिटी होगी, विस्कोसिटी, टेम्परेचर एटसेट्रा। इन सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या मानेंगे, कंटिन्यूअस मानेंगे। इसको समझने से पहले हम लोग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की स्टेट को एनालिसिस करते हैं। तो इन केस ऑफ सॉलिड क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत कॉम्पैक्टली क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, या एक वेल मैनर में अरेंज्ड होते हैं। अब वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि दो, यानी कोई भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच बहुत कम गैप होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, जिसकी वजह से सॉलिड के अंदर जो होता है गैप या वॉइड्स बहुत कम होती है। अब गैप या वॉइड्स कम होगी मीन्स क्या होगा, मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा एक दूसरे क्लोज होंगे, करीब होंगे, यानी जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो। किस केस में, सॉलिड के केस में। लेकिन अगर लिक्विड के केस में आएंगे तो क्या होगा कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच की गैप या जो वॉइड्स है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू किसके, सॉलिड के। तो उस केस में क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी दो मॉलिक्यूल्स के बीच वो कम होगी एज कम्पेयर सॉलिड। तो अब यहाँ तक हमें क्या समझ में आया कि सॉलिड और लिक्विड के बीच में कि वॉइड्स कहाँ पर ज्यादा अपीयर होगी, लिक्विड के केस में। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लिक्विड से गैस में कंपेयर करेंगे। जो हमें फ्लूइड में हमें क्या पढ़ना है, या तो लिक्विड स्टेट पढ़ना है या गैस स्टेट को पढ़ना है, इसलिए हम लोग इन दोनों के ऊपर बेसिक स्टडी करेंगे। अब हम लोग गैस को जानेंगे लिक्विड के में। तो गैस के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, और दो मॉलिक्यूल्स के बीच गैप वहां पर बहुत ज्यादा होती है। और जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा लिक्विड और गैस में ज्यादा हाई होगी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसमें लेस स्पीड से होगी, जिसकी वजह से गैप जो होता है ना वो गैस के केस में बहुत ज्यादा हो जाता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एज कम्पेयर टू लिक्विड। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत कम एक्ट करता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर गैप बहुत ज्यादा फॉर्म हुआ, कहाँ पर, गैस की फॉर्म में। तो कंटिन्यूम एंड होमोजेनियस मीडियम इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस कब होगा, जब हमारी कोई भी फ्लूइड कॉन्टिन्यूअस होगी और होमोजेनियस मीडियम होगा। तो उस केस में क्या बोलेंगे कि वो जो कंडीशन होगी वो कॉन्टिन्यूम कंडीशन होगी। तो अगर इन शॉर्ट टर्म में हम ये समझे कि कॉन्टिन्यूम को किस तरीके से याद कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए और यूनिफॉर्म होनी चाहिए। लेकिन ये हम लोग जानते हैं कि कोई भी फ्लूइड क्या होती है, रियलिटी में कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है, चाहे सॉलिड लो, गैस लो और लिक्विड लो। इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच गैप कुछ न कुछ होता ही है, मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। लेकिन हम लोग स्टडी करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर लिक्विड या गैस के ऊपर, तो हम लोग उसको क्या ट्रीट करेंगे, कॉन्टिन्यूअस। किस कॉन्सेप्ट के बेस पर, कंटिन्यूम के बेस पर। कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम को एक अच्छे पोजीशन पर लाने के लिए या उसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था क्या, न्यूटन। तो उन्हीं के रिस्पेक्ट में एक नंबर आया
के एन, जिसको हम लोग न्यूटन नंबर बोलते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि हम कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम को तभी अप्लाई कर सकते हैं जब जो भी हमारे सिस्टम है, सिस्टम मीन्स क्या है कि जिससे हमारे फ्लूइड पास होगी जिस भी मीडियम से, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, तो उस सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन होगी, ये एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ और डायमेंशन। तो उस सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ या डायमेंशन होगी वो मोर देन 100 टाइम्स ऑफ लैम्डा होगी। क्या होगी? मोर देन 100 टाइम्स ऑफ लैम्डा होगी। तभी हम उस केस में क्या बोलेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं अप्लाई होगी। तो इससे क्या समझ में आया कि हम किसी फ्लूइड को कंटिन्यूअस या यूनिफॉर्म तभी मानेंगे जब सिस्टम की जो डायमेंशन होगी वो मोर देन 100 टाइम्स ऑफ लैम्डा होगी। लैम्डा यहाँ पर क्या है? ये मीन फ्री पाथ है। क्या ये? लैम्डा यहाँ पर मीन फ्री पाथ है। अब इसको हम लोग यहाँ पर लैंग्वेज में डिफाइन किया है, इट इज द रेशियो ऑफ मीन फ्री पाथ टू द सिस्टम डायमेंशन। दैट इज, यहाँ पर केन क्या है? न्यूटन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लैम्डा बाई एल। लैम्डा क्या है? मीन फ्री पाथ है, और एल क्या है यहाँ पर? कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन या कैरेक्टरिस्टिक लेंथ और सिस्टम डायमेंशन बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें ये तो समझ में आया कि इसका रेशियो लेंगे तो हमें केन मिल जाएगा, और केन की जो वैल्यू आएगी उस हिसाब से हम लोग डिफाइन कर देंगे कि कंटिन्यूम एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं समझा कि ये मीन फ्री पाथ क्या है या सिस्टम डायमेंशन क्या है। तो पहले हम लोग मीन फ्री पाथ को समझते हैं। द एवरेज डिस्टेंस क्या बोला गया है? एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल्स, किसके थ्रू? मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। हमें ये वर्ड याद रखना है। ये अब हम लोग इसको समझने के लिए जरा इस फिगर की हेल्प लेते हैं। ये समझो कि ये क्या हमारी वेसल है, वेसल के अंदर क्या बहुत सारे फ्लूइड, ये फ्लूइड रखी गई है, और फ्लूइड के अंदर क्या होगी? बहुत सारी मॉलिक्यूल्स होंगी। तब मॉलिक्यूल्स होंगी तो उसके अंदर क्या होगा कि मूवमेंट्स होगा मॉलिक्यूल्स का, रैंडमली मूव करेंगे। तो हमने क्या माना कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ से मूव करते हुए फर्स्ट स्ट्राइकिंग इसका यहाँ से हुआ कोलिजन। कोलिजन के बाद क्या हुआ कि ये दूसरे मॉलिक्यूल से यहाँ पर स्ट्राइक कर गया। मीन्स यहाँ पर पहली स्ट्राइक यहाँ पर हुई, दूसरी स्ट्राइक यहाँ पर हुई, और दोनों ये दो सक्सेसिव स्ट्राइकिंग हुई। तो उसी को मैंने यहाँ पर क्या किया, एनलार्ज करके दिखाया। ये दोनों सेम मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये यहाँ पर पहले इससे स्ट्राइक किया, फिर जो नेक्स्ट स्ट्राइकिंग हुई वो यहाँ पर हुई। तो इन दोनों के बीच जो गैप हुआ इसको क्या बोलेंगे? लैम्डा। और यही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मीन फ्री पाथ। तो अब हम लोग देखते हैं क्या? सिस्टम डायमेंशन। तो सिस्टम डायमेंशन को समझने के लिए पहले हमें दो टर्म को समझना पड़ेगा कि हमारी जो फ्लो हो रही है वो इंटरनल फ्लो हो रही है या एक्सटर्नल फ्लो हो रही है। वो क्यों? क्योंकि जब भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो उसमें हमें डायरेक्ट सिस्टम की डायमेंशन नहीं दे रखी होगी, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक लेंथ या डायमेंशन नहीं दे रखी होगी। हमें उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उस सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या होगी। तो उस कैलकुलेशन को करने के लिए पहले हमें इन दोनों टर्म को समझना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि इंटरनल फ्लो को समझते हैं। अगर फ्लूइड की फ्लो पाइप के थ्रू हो रही, मीन्स अगर कोई फ्लूइड पाइप के अंदर से फ्लो हो रहा है पाइप के थ्रू, तो वो जो हमारे केस क्या होगी? इंटरनल फ्लो होगी। तो उस केस में जो हमारे सिस्टम की डायमेंशन जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? 4a/p। अब यहाँ पर a क्या है? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप है, और जो p हमारी क्या है? पेरीमीटर है। जब इन दोनों का हम रेशियो लेंगे वो जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या रिप्रेजेंट करेगी? सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होगी उसको रिप्रेजेंट करेगी। तो इसी वजह से जब हम लोग यहाँ पर इंटरनल फ्लो इन केस ऑफ पाइप को जो हमने कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ की जो डायमेंशन आ रही है वो किसके बराबर हो रही है? जो पाइप की डायामीटर होगी उसके बराबर होगी। अब यहाँ पर ये लैंग्वेज जरा समझो क्या लिखा गया है कि लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब हम लोग इसको समझने के लिए जरा इस फिगर की हेल्प लेते हैं। मान लो कि यहाँ से क्या हो रहा है? फ्लूइड फ्लो हो रहा है, लेकिन ये इंटरनल फ्लो नहीं हो रहा, एक्सटर्नल फ्लो हो रहा है। मतलब यहाँ पर ये प्लेट है और प्लेट के ऊपर से फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। तो इस केस में जो सिस्टम की जो डायमेंशन होगी, तो जिस डायरेक्शन में ये फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में उस प्लेट की जो डायमेंशन होगी वही क्या करेगी? उसकी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे ये प्लेट है तो ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और इस डायरेक्शन में प्लेट की डायमेंशन क्या है? L0 है। तो इसलिए यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होगी वो क्या होगी? L0 होगी। अब ये एक एग्जाम्पल हमने पाइप का लिया है। मान लो कि फ्लूइड जो है वो पाइप के अंदर से फ्लो नहीं हो रहा है, वो फ्लूइड जो है पाइप के ऊपर से फ्लो हो रहा है, मीन्स ये एक्सटर्नल फ्लो का एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि कैरेक्टरिस्टिक जो इसकी डायमेंशन होगी वो डायामीटर के बराबर होगी। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और इस डायरेक्शन में इस पाइप की लेंथ क्या होगी? ये इसके डायामीटर के बराबर ही तो होगी। तो इसलिए यहाँ पर जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन आएगी इस केस में भी क्या होगी?
डी के बराबर होगी। तो हमें याद क्या रखना है कि चाहे इंटरनल फ्लो या एक्सटर्नल फ्लो, अगर पाइप के अंदर से फ्लो हो रहा है या पाइप के ऊपर से फ्लो हो रहा है तो जो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन होगी उसके डायमीटर के बराबर होगी। अब ये नोट पॉइंट को समझने के लिए हमें नोटसन नंबर की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि नोटसन सर ने क्या डिफाइन किया था कि हम सारे फ्लूइड को कॉन्टिन्यूअस नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने कुछ कंडीशन दिया था। कंडीशन क्या था? इफ एल इज मोर देन 100 टाइम्स ऑफ लैम्डा, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि वो वहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअम एप्लीकेबल है। तो जब भी हमारी नोटसन नंबर 0.01 से लेस होगी उसको हम लोग क्या मानेंगे? कॉन्टिन्यूअस फ्लो या यूनिफॉर्म फ्लो मानेंगे। अब यहाँ पर अगर हमारी नोटसन नंबर 0.01 से लेकर के 0.1 के बीच में आ गई तो उसको क्या बोलेंगे? स्लिप फ्लो। इसी तरह 0.1 टू 0.10 के बीच में आई तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन फ्लो। और अगर हमारे नोटसन नंबर 10 से ज़्यादा हो गई तो उसको क्या बोलेंगे? फ्री मॉलिक्यूल्स फ्लो। अब जरा स्लिप फ्लो को समझने के लिए हम लोग यहाँ इसकी हेल्प लेते हैं। तो हमने क्या माना कि मॉलिक्यूल्स ए और बी के बीच में कोई भी गैप नहीं है, दोनों एक दूसरे के क्या है? क्लोजली अटैच्ड हैं। तो अब क्या हुआ कि इस मॉलिक्यूल्स का फ्लो जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है और इस मॉलिक्यूल की मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है। धीरे धीरे क्या होगा? अपवर्ड की तरफ मूव करेगी और ये डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगी। तो दोनों के बीच का क्या होगा? गैप बढ़ जाएगी। अब मैंने मान लिया कि ए यहाँ पर आ गई, बी यहाँ पर है, तो दोनों के बीच का क्या हुआ? गैप बढ़ रहा है। तो ये जो दोनों का एक दूसरे के बीच कांटेक्ट का ब्रेक होना क्या होता है? वो स्लिप फ्लो कहलाएगा। मीन्स वॉइड का जब जनरेशन होगा तो उस केस में क्या बोलेंगे? वो स्लिप फ्लो हो रहा है। अगर यही स्लिप फ्लो लिमिट को एक्सीड कर दिया, मीन्स कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ए और मॉलिक्यूल्स बी के बीच जो गैप है वो बहुत ज्यादा हो गया। जब गैप ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? आपस में फ्रीली मूव करेंगे, कोलिजन बहुत लेस होगा। तो उस केस में जो कंडीशन क्या आएगी को फ्री मॉलिक्यूल्स फ्लो होगी। तो अब जो हमारे पास ये कंडीशन क्या आ गई कि अगर हमारी नोटसन नंबर 0.01 से कम होगी तो वहां पर क्या होगी? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअम वैलिड होगी। और वैलिड होगी मीन्स फ्लूइड क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म मान ली जाएगी। कंडीशन फॉर अप्लाइंग कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअम। तो अब जरा समझो कि हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअम को कहाँ पर किस कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं उसको जरा समझते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है? मॉलिक्यूल्स इन दिस सिस्टम मस्ट बी यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो भी मॉलिक्यूल्स होगी सिस्टम के अंदर वो क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी और कॉन्टिन्यूअस होगी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मस्ट बी लार्ज विद नो वॉइड्स। क्या बोला गया कि अगर हम सिस्टम जो भी ले रहे हैं उस सिस्टम के अंदर क्या होगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लार्ज क्वांटिटी में होनी चाहिए और दोनों के बीच गैप भी क्या होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो ये नोटसन नंबर की हेल्प से दिया गया है कि मीन फ्री पाथ मस्ट नॉट बी कंपेरेबल विद द सिस्टम डायमेंशन so that Knudsen number is less than 0.01। अब ये मस्ट नॉट बी कंपेरेबल क्यों बोला? क्योंकि हमने कंडीशन क्या पढ़ा? सिस्टम डायमेंशन इज मोर देन 100 टाइम्स ऑफ लैम्डा। मतलब जो सिस्टम डायमेंशन होगी वो मीन फ्री पाथ के मोर देन 100 टाइम्स होगी। तो ये क्या हो रहा है? ये बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रहा है दोनों के बीच में। मीन्स ये क्या है? कंपेयर हम इन दोनों की डायमेंशन को नहीं कर सकते हैं। इस फिगर की हेल्प से हम लोग समझेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअम किस केस में क्या होगा कि वो फॉर्म होगा और किस केस में वो फॉर्म नहीं होगा। लेकिन उसको समझने, इस फिगर को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कंटिन्यूअम फेल्स किस केस में होगा। तो कंटिन्यूअम कॉन्सेप्ट जो है वो दो केस में फेल हो जाती है। कौन कौन सी है? रेयरफाइड गैसेस थ्योरी एंड हाई वैक्यूम। हमें यहाँ पर याद क्या रखना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअम जो है वो रेयरफाइड गैसेस थ्योरी के केस में वैलिड नहीं होता है। अब ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि रेयरफाइड गैसेस थ्योरी जो है इसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंदर स्टडी करते हैं, जबकि कॉन्टिन्यूअम को हम लोग मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंदर करते हैं। इसी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो कॉन्टिन्यूअम है वो रेयरफाइड गैसेस थ्योरी के अंदर क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। सिमिलरली हाई वैक्यूम के अंदर भी क्या हो जाएगा? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअम फेल हो जाएगी, मीन्स वैलिड नहीं रहेगी। तो अब जरा हम लोग इस फिगर को समझते हैं। ये जो फिगर है यहाँ पर डेंसिटी वर्सेस चेंज इन वॉल्यूम के बीच की एक ग्राफ प्लॉट किया गया है। यहाँ पर डेंसिटी क्या है? चेंज इन मास अपॉन में चेंज इन वॉल्यूम का रेशियो लिया गया है। ये जो पॉइंट है इसको हमने क्या बोला? क्रिटिकल पॉइंट है। और इस क्रिटिकल पॉइंट पर जो वॉल्यूम होगी उसको क्या यहाँ पे नोटेशन दिया गया? डेल वी नॉट। अगर हम लोग क्रिटिकल पॉइंट से
वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं तो उस केस में क्या हो रहा है कि डेंसिटी कांस्टेंट हो रही है। डेंसिटी कांस्टेंट हो रही है मींस कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअम वैलिड हो जाएगी। अब ये वैलिड क्यों होगी? क्योंकि अभी हमने शुरू में क्या पढ़ा है कि डेंसिटी, टेम्परेचर, ये सारे क्या है, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है। जब प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो जाएगी मींस हमें क्या मानना पड़ेगा कि वहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअम वैलिड है। तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, जैसे हम लोग यहाँ से इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ पर देखो यहाँ से डेंसिटी क्या हो रही है, फ्लूइड की कांस्टेंट हो रही है मींस यहाँ पर क्या होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअम वैलिड है। लेकिन अगर हम इस क्रिटिकल पॉइंट पर जो वॉल्यूम है, अगर उससे हम लोग वॉल्यूम को क्या करेंगे, कम करेंगे, तो यहाँ पर डेंसिटी में चेंजेस आ रही है मींस डेंसिटी में चेंज आ रही है। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि फ्लूइड की प्रॉपर्टीज कांस्टेंट या यूनिफॉर्म नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स के ऊपर इफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो जोन है, ये वाले डोमेन, ये डोमेन क्या रिप्रेजेंट करेगी, मॉलिक्यूलर इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट के बाद जो डोमेन है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, कॉन्टिन्यूअम कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगी। आई थिंक समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअम क्या है, किस कंडीशन में अप्लाई करेंगे।